BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अबे जी, आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको जो है लगातार जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, फिर चाहे वो सोच हो या आपके काम करने का तरीका हो। कर देगी। कोई भी जो व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आता है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरी वजह से मैं उसकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता हूँ। वो मेरा पॉलिसी होल्डर रहेगा, कस्टमर रहेगा या नहीं रहेगा, वो बात दूसरी है, बट मेरी तरफ से मैं क्या उसकी जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ, ये मेरी पहली कोशिश रहती है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं हमारे ऑफिस में कि वी शुड बी फैमिली एजेंट। मुझे लगता है मेरा जॉब जो है ना, दैट इज ब्रिज बिटवीन द टू पीपल और कनेक्टिंग पीपल, और उसकी वजह से लोगों का काम होता है। उनको लगता है कि अभय कुलकर्णी को हम फोन करेंगे ना तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये समस्या का ये हल कर देगा। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर की कामयाबी की जर्नी को बताता है। आज मैं आपको एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने बहुत ही संघर्षों के साथ कई साल काम करके अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को आज एक बहुत ही अच्छे खासे मुकाम तक पहुंचाया है। इनका नाम मिस्टर अभय कुलकर्णी है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अभय कुलकर्णी जी से, जो कि मुंबई से नजदीक ठाणे शहर के डोंबिवली इलाके से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। मिलते हैं मिस्टर अभय कुलकर्णी जी से और उनकी उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अभय जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच रंजीत सिंह जी। वेलकम सर, वेलकम। सो अभय जी, आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपके काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि अगर आप हमें ये बताएं कि कैसे आपने अपने करियर की शुरुआत की, कब आपने अपने करियर की शुरुआत की, वहां से हम आपके आपके इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू अभय जी। यस सर, 1989 में मैंने एसएससी पास आउट किया। उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। बाद में 1.5 साल का पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया। और 1994 में मैंने एक एल&टी के डीलर के पास सेल्स एंड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव करके जॉब ज्वाइन किया, और 1997 तक मैंने जॉब किया। 89 से आपने जॉब करना शुरू किया? 1994 से मैंने जॉब करना चालू किया। 1994 तक पढ़ाई चल रही थी। अच्छा, और 1997 तक आप जो है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं? करेक्ट। परफेक्ट। तो कैसे फिर आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? 1992 में मैं जब भी कॉलेज में था, डिप्लोमा में लास्ट ईयर में था, तभी चारुदत्त प्रधान करके एक LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर ने लेक्चर दिया था कि इंश्योरेंस एजेंसी एज अ सेल्स करियर। तो लेक्चर सुन के मैं बहुत प्रभावित हो गया और मुझे लगा कि मुझे एजेंसी लेनी चाहिए। तो मैंने उनसे डिस्कस करके तुरंत एजेंसी ले ली। बट तभी मैं पढ़ रहा था और 1994 से 97 तक जॉब कर रहा था। तो पहले 5 साल में मैं ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाया, पार्ट टाइम एजेंट था। तो पहले 5 साल में मेरे माताजी पिताजी ने बहुत उनके कॉन्टेक्ट यूज करके काम करना चालू किया और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और 1997 में मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, और मैंने एक ड्रीम डायरी लिखी। और जब भी मैंने वो सोचा जो सारी मुझे चीज़ें चाहिए, तो मुझे ध्यान में आया कि वो सर्विस करके मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर मैंने LIC एजेंसी एज अ फुल टाइमर करने का डिसीजन अक्टूबर 1997 में ले लिया। ओके ओके। तो 97 में आपने जो है ये इंश्योरेंस में आपने फुल टाइम काम करना शुरू किया। लेकिन अभय जी, उस वक्त तो इंश्योरेंस की लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, तो डेफिनेटली आपको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अभय जी, और फिर उन चैलेंजेस को आपने फेस कैसे किया? सर, क्या होता था, तभी मैं 1997 में 23 साल का लड़का था। तो 23 साल की उम्र में अपने यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने को आता है तो लोग इतना सीरियसली नहीं सुनते, एंड दैट वाज बट नेचुरल। और दूसरी चीज ये होती थी कि नॉलेज क्या होता है कि इंश्योरेंस की नॉलेज मैंने तभी नया नया चालू किया था, तो ऐसा नहीं था कि 100% नॉलेज थी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते थे सामने से इंश्योरेंस छोड़ के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के, कि जवाब देने के लिए कई बार दिक्कत होती थी। तो मेरे एक बात समझ में आई कि प्रोफेशनल अगर मुझे बनना है तो मुझे वेरियस टाइप की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर 1997-98 में इप्सर्ट करके एक पूना में इंस्टीट्यूट है,
वहां पे मैंने डॉक्टर पीसी शेजवलकर सर से 7 दिन का ट्रेनिंग लिया था, और उसमें सिखाई हुई 3 बातें हैं जो मुझे आज भी याद है। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी थी शेजवलकर सर ने कि इंश्योरेंस एजेंसी में आपको रिजेक्शन आएगा ही। तो नो मीन्स आप ऐसा मत समझिए कि आपको रिजेक्ट कर रहा है वो, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सेकंड, आपको पेशेंस और नॉलेज ये कंटिन्यूअस बढ़ाते रहनी पड़ेगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एंड थर्ड, उन्होंने बताया था कि रिलेशनशिप इज द की टू सक्सेस। तो उसके बाद लगातार मैं ट्रेनिंग करते गया, अपग्रेड करते गया। अभी भी मैं एक बीबीए एमबीए करके एक कोर्स है 4 साल का, तो अभी मेरे 3 साल उसमें कंप्लीट हो गए। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में मैं कर रहा हूँ, अगले साल वो भी कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ताकि मैं मेरे कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को बेहतर एडवाइस दे सकूं। बहुत बढ़िया अभय जी। एक चीज मैंने आइडेंटिफाई की आप में कि शुरुआती दिनों में आपने एक चैलेंज फेस किया, और वो मेरे ख्याल से आपने बताया जैसे कि नॉलेज का अभाव आपको फील हुआ, और उसके लिए आपने जो है ट्रेनिंग लेना शुरू किया, और आप अभी तक जो है आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभय जी, आपको क्या लगता है कि आप में ऐसे क्या चीजें हैं जो आपको जो है लगातार जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, फिर चाहे वो सोच हो या आपके काम करने का तरीका हो, क्या आप में एक्स्ट्रा आपको फील होता है? अच्छा, सर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आता है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरी वजह से मैं उसके लाइफ में क्या बदलाव ला सकता हूँ। वो मेरा पॉलिसी होल्डर रहेगा, कस्टमर रहेगा या नहीं रहेगा, वो बात दूसरी है, बट मेरी तरफ से मैं क्या उसकी जिंदगी बेहतर बना सकता हूँ, ये मेरी पहली कोशिश रहती है। और दूसरी कोशिश ये रहती है कि जो भी व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आता है उससे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, क्योंकि हर एक के पास बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज रहती है। तो क्या होता है कि एक बार दोस्ती अच्छी तरीके से होती है ना, रिलेशनशिप हो जाती है, तो मैंने देखा फैमिली डॉक्टर के पास कैसे हम लोग जाते हैं, तो उसको पहले हम पूछते हैं कि सर आप बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड जो वो बोलता है वही हम करते हैं। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं हमारे ऑफिस में कि वी शुड बी फैमिली एजेंट। तो क्या होता है कि अभी तीसरी जनरेशन है, बहुत जन के मेरे मम्मी डैडी के कई फ्रेंड्स थे, उनके बच्चे, फिर अभी उनके बेटे, ऐसे तीसरी जनरेशन अभी 28 ईयर्स के बाद मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ। और वो सिर्फ रिलेशनशिप की बदौलत हो रहा है। और फिर लोगों को ये करने के लिए मैं देखता हूँ कि कोई भी आदमी कुछ भी मुझे फोन करता है किसी भी काम के लिए, तो मेरे जो रिसोर्सेस है अभी इंश्योरेंस में होने के वजह से क्या होता है कि सभी फील्ड में अपने क्लाइंट्स है। किसी का कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी को स्कूल में एडमिशन चाहिए, किसी को कुछ घर बेचना है, किसी को कार लेनी है, तो उनको मैं प्रॉपर तरीके से मेरे ही कस्टमर्स में कांटेक्ट करके दोनों को मिला देता हूँ। तो मुझे लगता है मेरा जॉब जो है ना, दैट इज ब्रिज बिटवीन द टू पीपल और कनेक्टिंग पीपल। और उसकी वजह से लोगों का काम होता है, उनको लगता है कि अभय कुलकर्णी को हम फोन करेंगे ना तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये समस्या का ये हल कर देगा। तो आई थिंक दैट इज द वे कि डिफरेंटली हम कुछ काम करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। नहीं तो अभय जी, आप क्या करते हैं? आपका माइंडसेट क्या रहता है? आपका ज्यादा फोकस हाउ यू यस गेट सर। न्यू कस्टमर? मैं क्या करता हूँ कोशिश की जो भी कस्टमर है या जो भी पर्सन मेरे कांटेक्ट में आता है उसके साथ डिस्कस करके दोस्ती बनाता हूँ। फिर वो खुलता है कि बात करता है खुल के कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये, अभी समझो किसी को लगता है कि नहीं मुझे सेल्स में हूँ, मुझे भी कुछ अचीव करना है और वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो मैं मेरे जो भी नॉलेज है उसको शेयर करता हूँ। कुछ सेल्स की अच्छी बुक उनको गिफ्ट करता हूँ, कुछ सीडीज है मेरे पास वो उनको शेयर करता हूँ कि इस तरीके से करेंगे तो शायद बढ़ेगा। तो जब भी वो करते हैं और उनको वो रिजल्ट मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और वो आके बताते हैं कि नहीं अरे आपने मुझे हेल्प की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर आप अभी बताइए कि क्या करना चाहिए। तो एक बार उनसे दोस्ती बन जाती है ना तो बिजनेस सर सेकेंडरी हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभय जी, आपने आपने वैसे आपके बोलने से पता चलता है कि आपने जीरो लेवल से अपना काम शुरू किया। आपने कॉलेज खत्म किया, 92 के बाद में आपने जो है पार्ट टाइम एजेंसी ले ली थी। तो आज आप किस मुकाम पर आ गए हैं? तो किस मुकाम पर आपने क्या क्या चीजें अचीव कर ली है आपका ये काम करते करते, अभय जी? सर अभी $1 मिलियन राउंड टेबल करके इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक इंटरनेशनल नॉर्म है, वो गए 17 साल से अचीव कर रहा हूँ मैं। अपनी डोंबिवली में एक एस्टेब्लिश ऑफिस है गए 15 साल से। 5 जन की टीम है अपने ऑफिस में कि दे आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग देयर नॉलेज। और हम ये कोशिश करते हैं कि डेली क्या कर सके नया। एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट रखा है पर्टिकुलरली कि जो हम लोग 10th पास होते हैं बच्चे उनको कुछ ये करते हैं, 12th में कोई है तो उनको ये करते हैं, किसी को प्रमोशन मिला तो उसके लिए अलग कार्ड्स बेचते हैं। तो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं अपग्रेडेशन, और उसकी वजह से बेनिफिट ये हो रहा है कि आज 1400 प्लस फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई है और ऑल आर सेटिस्फाइड विद अस। बहुत बढ़िया। कितनी फैमिली से आपने बोला?
1400 families are with us. करीबन 1500 फैमिलीज आपके साथ में जुड़ी हुई है। बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने जो है कस्टमर बेस बनाया है और काफी अच्छा आपने ग्रोथ भी किया है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है। अबे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके इतने साल के करियर के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके किसी कस्टमर का हमारे साथ में शेयर कीजिए जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो एक यादगार बन गया है, वो एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपके लिए एक यादगार बन गया है और आपको किसी के साथ में शेयर करने में आपको अच्छा भी लगता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? यस सर, श्योर। 1995 में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जिनको मैंने 1 लाख की पॉलिसी बेची थी, और वो इस तरीके से प्लान की थी कि उनकी बेटी तभी 1 साल की थी, तो उसके बेटी के उनके शादी के लिए उनको कुछ फंड्स मिल सके, इस तरीके से प्लानिंग किया था। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, 3 साल के बाद एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो फिर 1 लाख की पॉलिसी थी, 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल क्लेम के तौर पे उनके फैमिली को सेटल कर दिए गए। और पॉलिसी कुछ इस तरीके से थी कि 20 साल के बाद वो जब भी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है तो बेटी को वापस जो भी पॉलिसी अमाउंट है 1 लाख प्लस 20 साल का बोनस मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि फैमिली 2 लाख में तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो फैमिली को इतना इधर मेंटेन नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इधर का सब छोड़ के गांव में सेटल हो गए। उनका फोन नंबर चेंज किया तो मेरे पास उनका कुछ कांटेक्ट डिटेल नहीं था। तो जिनकी डेथ हुई थी उनके वाइफ को दूसरी शादी करनी पड़ी। तो बाद में मेरे पास कुछ कांटेक्ट डिटेल नहीं था, और 20 साल के बाद 2015 में जब भी पॉलिसी मैच्योरिटी का टाइम आ गया तो मैं बहुत ढूंढ रहा था कि कैसे ही भी करके मुझे ये पैसा उनको देना है, बट कहीं से भी कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। उनके बिल्डिंग में कोई जानता नहीं था कहाँ पे गए। और एक पॉलिसी मैच्योरिटी के पहले 2-3 महीने पहले एक फैमिली फ्रेंड उनका मुझे बीच में रास्ते में मिला, और जैसे ही मुझे वो मिला तो मैंने उनको पहले बताया कि अरे वो फैमिली का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स है। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा ये हुआ है और मेरे से कुछ कांटेक्ट नहीं है और उनको अभी पैसा देना है मुझे LIC की तरफ से। तो उनके पास फॉर्चुनेटली वो जो पॉलिसी होल्डर गुजर गए थे उनके पिताजी का नंबर था। तो मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि अलीबाग के नजदीक किसी गांव में वो है सेटल। तो मैंने उनको जाके बताया कि ऐसा ऐसा सब है, और वो बेटी तभी करीब करीब 25 साल के करीब थी और उसकी 3 महीने के बाद शादी होने वाली थी। तो मैंने जैसे उनको बताया तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो लोग भी सोच रहे थे कि अभी ये शादी अच्छी तरीके से करनी है बट फंड्स थोड़े कम पड़ रहे थे। तो मैंने उनको जाके ये सब बताया और पेपर सब कलेक्ट करवा लिए उधर से जाके, यहाँ पे आके सब जमा करके 1 महीने के अंदर उनको पैसा जब भी जमा हो गया 2,50,000 के करीब अकाउंट में उनके जमा हो गया, तभी वो सब फैमिली मेंबर्स की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शादी में बुलाया था और मैं भी खुशी से गया था, और वो बोल रहे थे कि नहीं सर आपकी वजह से ये सब हो पाया। तो मैंने उनको कहा इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ। ये बेटी के पिताजी ने ऐसा डिसीजन लिया था कि उसको शादी के लिए ये मिलना चाहिए, तो ये मुझे लगता है उन्होंने दिया हुआ बेटी को आशीर्वाद है, और ये LIC की बदौलत है कि ये सब बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो तभी मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मुझे आज भी याद है कि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं हमारी जिंदगी में कि हम दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं और सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या बात, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस। अबे जी, 3 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने हार्डली कुछ पैसा भरा होगा? हाँ, क्योंकि एक एकाध साल का ही पहले प्रीमियम भरा हुआ था, तो अच्छा। मेरे हिसाब से कुछ 5,100 या 5,200 का ही प्रीमियम भरा हुआ था। देखिए, 5,000 रुपये उन्होंने भरा था, ये सोच के साथ कि मुझे अपने बच्चे की शादी में ये पैसा काम आएगा, और उनके नहीं रहने के बाद में भी जो है 25 साल के बाद उनकी बेटी की शादी के लिए उनकी सोच जो है वो पूरी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभय जी ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करेगा। थैंक बहुत यू बढ़िया। सर। सो अभय जी, आप ये जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, ये अब आपकी इस एडवाइजरी के काम में आप क्या विजन लेके काम कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है आगे इस बिजनेस को लेकर? हाँ सर, मेरी ये जो सोच है कि जो भी व्यक्ति आज की तारीख में अर्निंग मेंबर है उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तौर पे मैं कुछ मदद कर सकूं। और दूसरा ये जो विजन है कि टीम जो हमारी है आज, तो वो टीम को 1 साल के अंदर मुझे डबल करना है। एंड आई वांट टू ऐड सम प्रोफेशनल पर्संस इन आवर टीम, कि कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मेरे पास सलाह मांगता है तो मेरी टीम में अगले साल में मैं वो कर रहा हूँ कि वो एक होना चाहिए। मेरी टीम में कोई और कुछ बोलता है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, तो मेरी टीम में एक डॉक्टर होना चाहिए, सो दैट कोई भी कुछ पूछता है तो मेरी टीम में ऐसा आना चाहिए आदमी की वो सब प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स के मेरे सॉल्व कर सके। और उसी मकाम पे हम चल रहे कि जनवरी 2022 से हम
ऐड करना शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छा विजन है आपका, जिससे कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। सो अभय जी, प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक आम जनता को या लोगों को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं सलाह से अच्छी वर्ड्स में यूज करता हूँ कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जो भी मैंने अभी रिसेंटली देखा है वो शेयर करना चाहूंगा। पहले सर क्या होता था कि अपने यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो घर में चाचा चाची, दादा दादी या नाना नानी सब रहते थे। तो अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती थी तो फैमिली के बाकी लोग उनको संभाल लेते थे। तो आज की तारीख में ड्यू टू वेरियस रीजंस न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, तो उसके लिए पहले से ज्यादा अभी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरी चीज कि पहले से खर्चे सब लोगों के बढ़ गए। पहले घर में एक ही फोन हुआ करता था, अभी 4 मेंबर्स है तो 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप्स, 2 कार्स। तो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, उसकी वजह से भी मुझे प्रॉपर प्लानिंग लगता है कि हर एक को करना चाहिए। और उम्र बढ़ गई है, पहले जो लोग थे 60-65 में कुछ हो जाता था अनफॉर्चुनेट, अभी 75-80 तक लोग आराम से जीते हैं। और पहले लोग काम करते थे तो सर एक कंपनी में मैंने जॉब कर लिया 25 में, तो 50 तक या 55 तक मैं रिटायरमेंट तक वही कंपनी में रहता था। अभी मुझे चांसेस अच्छे मिलते हैं करके हर 2-3 साल के बाद लोग जॉब बदलते हैं, तो मेरा पीएफ कभी इकट्ठा बड़ा नहीं होता, ग्रेचुइटी कभी मुझे मिलती नहीं, पेंशन अभी बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है। तो मुझे हमेशा क्या लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊंगा 50 हो या 55 या 60, तो मेरे गारंटेड कुछ फिक्स खर्चे रहेंगे कि 2 टाइम का ब्रेकफास्ट, देन 2 लंच रहेगा, डिनर रहेगा, सोसाइटी मेंटेनेंस रहेगा, टैक्सेस रहेंगे प्रॉपर्टी के, बहुत सारे बिल्स मुझे हर महीने चुकाने पड़ते हैं। तो वो जो मेरे फिक्स एक्सपेंसेस है ना, उसके लिए सर मुझे लगता है मेरे पास एक अक्षय पात्र होना चाहिए जिसमें से मुझे फिक्स इनकम हर महीने में आए और उसके लिए मैं फिक्स एक्सपेंसेस को कुछ जवाब दे सकूं। उसके साथ मुझे कुछ इमरजेंसी प्रोविजन भी करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के बाद। तो मुझे लगता है ये आदमी अगर 24-25 साल का है लड़का या लड़की और वो अर्निंग चालू करते हैं, तो उसी समय उनको सोचना चाहिए कि मेरे सेविंग तभी बढ़ने चाहिए, ना कि मेरे क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। अभय जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कितनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है, लेकिन ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, इसके लिए आप क्या एक्टिविटी करते हैं अभय जी? हाँ सर, उसके लिए क्या करता हूँ कि बहुत जगह मैं लेक्चर्स देता हूँ, देन बहुत सारे पैम्पलेट्स प्रिंट करता हूँ, वो मेरे एरिया में हो या मैं जो सिटी में हूँ वहाँ पे मैं पहुँचाता हूँ। कई आर्टिकल्स है अच्छे फाइनेंस रिलेटेड, वो मैं मेरे क्लाइंट जो है उनको ईमेल पे शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छे कई सारे फाइनेंशियल जो है एजुकेशन उसके ऊपर बुक्स है, वो बुक्स मैं लोगों को बर्थडे के ऊपर गिफ्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया अभय जी, वाकई में आपकी ये जो फाइनेंशियल जर्नी की आपने जो बातें हमें बताई है बहुत ही मोटिवेशनल है। अगर ध्यान से सुना जाए तो बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलता है, नॉट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर लेकिन एज अ कस्टमर भी अगर देखें तो बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को आपके इस छोटे से एपिसोड में हमें देखने को मिलता है। तो अभय जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी, आपने अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ में शेयर की। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो कोई भी इस कहानी को देखेगा, इस एपिसोड को देखेगा, उसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।